हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो घुमंतू जनजाति से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये घुमंतू जनजातियाँ होती क्या हैं। बात करते हैं विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति किसे कहते हैं। तो ऐसी जनजातियां जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, घुमंतू जनजाति कहलाती हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमंतू और अर्ध घुमंतू व विमुक्त जनजातियां जो हैं वो क्या है, निम्नलिखित है। तो अगर हम ये कॉलम देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक साइड दिया गया है घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के बारे में, और दूसरी साइड विमुक्त जनजातियों के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि विमुक्त जनजातियां पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि विमुक्त जनजातियां कम है इन कंपैरिजन ऑफ घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के। तो सबसे पहले हम विमुक्त जनजातियों को देख लेते हैं। विमुक्त जनजातियों में अगर हम बात करते हैं तो कंजर, सांसी, बंजारा, बंछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, हाबुड़ा, भाटू, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी, सोनारिया आदि। ये जो हैं ये कौन सी जनजातियां हैं, तो ये जो हैं ये विमुक्त जनजातियां हैं। एक दो बार हमें रीड करना है कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी विमुक्त जनजाति है, तो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी विमुक्त जनजातियां हैं। तो एक बार दो बार रीड कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कंजर, सांसी, बंजारा, बंछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, हाबुड़ा, भाटू, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सिंधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी, सनोरिया, ये जो जातियां हैं ये कैसी हैं, ये जो जनजातियां हैं ये विमुक्त जनजातियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के बारे में। तो घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों में कौन कौन सी आती हैं, बल्दिया हो गया, बाछोवालिया हो गया, भाट हो गया, भंतु हो गया, देशर हो गया, दुर्गी मुरागी, घिसाड़ी, गोंदली, ईरानी, जोगी, जोगी कनफटा, जोशी बाल संतोषी, जोशी बहुलीकर, जोशी बजारिया, जोशी बुदबुदी की, जोशी चित्रावटी, जोशी हरदा, जोशी नादिया, जोशी हरबोला, जोशी नामदीवाला, जोशी पिंगला, काशी कापड़ी, कलंदर नागफड़ा, कामद, करोला, कसाई, लोहार पिट्टा, नायकढ़ा, सिकलीगर, सिरंगीवाला, कुचबंद, सुदुगुदु, सिद्धन, बनियंथर, राजगोंड, गद्दीज, रेभारी, गोलर, गोसाई, भराडी, हरदास, भराडी, हरबोला, हेजरा, धनगर। ये जो हैं ये कैसी जनजातियां हैं, तो ये जो हैं ये घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजातियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन चीज़ों को देखने के बाद घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय के सुधार के लिए भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा कि घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय के सुधार के लिए भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किया गया। कौन से भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किया गया? घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय के सुधार के लिए। कब किया गया? वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। और अभी वर्ष 2023 में श्री भीखू रामजी इदाते को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। तो हम बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 1999 में भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किया गया घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय के सुधार के लिए। और किसके द्वारा किया गया था? महाराष्ट्र सरकार द्वारा भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किया गया। और इन्हीं भीखू रामजी इदाते को वर्ष 2023 में इनके सामाजिक कार्य क्षेत्र में इन्हें क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं घुमंतू जनजाति की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक विपन्नता, घुमंतू प्रवृत्ति के कारण स्थायी आवास का न होना, ये घुमंतू जनजातियों की क्या है? प्रमुख समस्याएं हैं। और इन जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए तथा प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए 22 जून 2011 को कब 22 जून 2011 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर यहाँ पे हमने इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने भीखू रामजी इदाते
आयोग के बारे में पढ़ा था, जिसका गठन वर्ष 1999 में हुआ था। अभी हम पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में, हम विभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से विभाग, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। तो ये जो विभाग है, इस विभाग का नाम क्या है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग। इसका गठन जो है ये 22 जून 2011 को किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, इसका गठन 22 जून 2011 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में। इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से की जाती है। तो जो कर्मचारियों की नियुक्ति है वो कहाँ से की जाती है, आदिम जाति कल्याण विभाग से की जाती है। विभाग के अनुसार ये जो हमारा विभाग है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग, इस विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 51 जनजातियां विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्य की गई हैं। कितनी जनजातियां, 51 जनजातियां विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्य की गई हैं। इनमें से 21 जो है वो विमुक्त जनजाति हैं और 30 जो है वो हमारी क्या है, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है। अब आगे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस विभाग को 62 कार्य सौंपे गए हैं। कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के कल्याण कार्यक्रम का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के कल्याण कार्यक्रम का क्या करना, निर्माण करना और उसे क्या करना, लागू करना। दूसरा, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्या करना, क्रियान्वयन करना। तीसरा है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्या करना, विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सलाह संबंधी कार्य करना। चौथा, इन जनजातियों से संबंधित नियमों एवं विनियमों को बनाना और इसका क्या करना, क्रियान्वयन करना। और ये जो विभाग है, इसका विभाग का जो पूरा कार्य क्षेत्र है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तो हमने क्या क्या कार्य देखे, हमने कार्य देखा कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए कल्याण कार्यक्रम का निर्माण करना और इसे लागू कराना। दूसरा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं को बनाना और उन्हें लागू करना। तीसरा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण और सलाह संबंधी कार्य करना। चौथा, इन जनजातियों से संबंधित नियमों और विनियमों को बनाना और इसका क्रियान्वयन करना। पांचवा जो है, इस विभाग का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि राज्य की प्रमुख घुमंतु और अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जनजातियों का विवरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम राज्य की प्रमुख घुमंतु या अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जनजातियों में जो पढ़ेंगे वो कौन सी जनजाति है, पारधी जनजाति है। पारधी जनजाति के परिचय के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पारधी जो है मराठी भाषा का शब्द है जो पारद का एक तत्सम रूप है। पारधी जो है ये मराठी भाषा के शब्द पारद का एक क्या है, तत्सम रूप है, जिसका क्या अर्थ होता है, आखेट या शिकार। यह एक आखेटक जनजाति है जो बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि पारधी जनजाति जो है ये मराठी भाषा के शब्द पारद का एक क्या है, तत्सम रूप है, जिसका अर्थ क्या होता है, आखेट या शिकार। यह एक आखेटक जनजाति है। कौन सी जनजाति है, आखेटक जनजाति है जो बंदरों का शिकार कर उनका क्या करती है, मांस खाती है। इसके बाद पारधी जनजाति का हम भौगोलिक वितरण देखें तो इस जनजाति का मुख्य निवास बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में है, किंतु इनकी सर्वाधिक संख्या सीहोर और रायसेन जिलों में पाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पारधी जनजाति है इसका मुख्य निवास क्या है, बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में है। लेकिन जो मुख्यतः ये संख्या या जो पारधी जनजाति की सर्वाधिक संख्या जो हमें देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, सीहोर और रायसेन जिले में पाई जाती है। तो ध्यान रखना हमें कि पारधी जो जनजाति है वो बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले में, लेकिन मुख्यतः ये हमें सर्वाधिक इनकी जनसंख्या जो देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, सीहोर और रायसेन जिले में। इसके बाद अब हम बात करते हैं उपजातियों के बारे में। अगर हम उपजातियां देखें तो पारधियों में अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, जैसे चीता पारधी।
यह जनजाति चीतों का शिकार करने में माहिर होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि चीता पारधी कौन सी उपजाति है किसकी, पारधी जनजाति की। ये जनजाति चीतों का शिकार करने में क्या होती है, माहिर होती हैं। इसके बाद भील पारधी बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति है। तो ध्यान रखना है हमें, भील पारधी जो है ये बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति है। बंदर पारधी बंदरों को नचाने वाली पारधी उप जनजाति है। सीसी का तेल वाले पारधी जो होते हैं ये कौन है, तो यह जनजाति मगर का तेल निकालने से संबंधित क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन, ये जो सीसी का तेल वाले पारधी होते हैं ये जनजाति मगर का तेल निकालने से संबंधित कार्य करते हैं। फांस पारधी शिकार को जाल में फंसाने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो शिकार को जाल में फंसाने में माहिर जनजाति जो है ये कौन सी होती है, फांस पारधी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लंगोटी पारधी के बारे में। केवल लंगोट पहनने वाली जनजाति होती है, कौन सी, लंगोटी पारधी। इसके बाद टाकनकार और टाकिया पारधी। टाकनकार और टाकिया पारधी सामान्य शिकारी और हांका लगाने वाली जनजाति होती है। सामान्य शिकारी और हांका लगाने वाली जनजाति किसे कहते हैं, टाकनकार और टाकिया पारधी को। इसके बाद हम बात करते हैं गोसाई पारधी के बारे में। गोसाई पारधी गैरिक वस्त्र धारण करने वाली पारधी जनजाति को क्या कहा जाता है, गोसाई पारधी कहा जाता है। गैरिक वस्त्र धारण करने वाली पारधी जनजाति को क्या कहा जाता है, गोसाई पारधी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, लंगोटी पारधी में केवल लंगोट पहनने वाली जनजाति को लंगोटी पारधी कहते हैं। टाकनकार और टाकिया पारधी किसे कहते हैं, सामान्य शिकारी और हांका लगाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है, टाकनकार और टाकिया पारधी कहा जाता है। गोसाई पारधी किसे कहा जाता है, गैरिक वस्त्र धारण करने वाले पारधी को क्या कहा जाता है, गोसाई पारधी कहा जाता है। इनके सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं, जैसे सीधिया, सिंधिया होगा, यहाँ पे सीधिया लिखा है। तो इनके सभी गोत्र जो हैं वो किनसे मिलते हैं, ये जो पारधी जनजाति हैं इनके सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं, जैसे सिंधिया, सोलंकी, चौहान और राठी आदि। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। तो जो ये पारधी जनजाति है ना, ये वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। इसकी 8 उपशाखाओं में से कारगर है, जो काले रंग के पक्षियों का ही क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो कारगर है ये किसकी उपजाति है, तो ये जो है ये पारधी जनजाति की है और ये काले रंग के पक्षियों का ही क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो इसकी 8 उपशाखाओं में से कारगर है जो काले रंग के पक्षियों का ही क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देवताओं के बारे में। पारधी जनजाति चांदी देवी को विशेष रूप से पूजती है, इसलिए पारधी महिलाएं कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती हैं। तो ये जो पारधी जनजाति होती है ना, ये चांदी देवी को विशेष रूप से पूजती है, इसलिए पारधी महिलाएं कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पारधी जनजाति से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में। तो पारधी समाज में महिलाओं के लिए शिकार प्रतिबंधित है। तो पारधी समाज में क्या है, पारधी समाज तो जाना ही जाता है शिकार के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए शिकार जो है वो क्या है, प्रतिबंधित है। शासकीय सूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची में बहेलियों को पारधी जनजाति में शामिल किया गया है। तो शासकीय सूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची में बहेलियों को कौन सी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो बहेलियों को पारधी जनजाति में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके बाद अब हम पारधी जनजाति के बाद हम किस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, बंजारा जनजाति के बारे में। तो अब सबसे पहले परिचय देखते हैं बंजारा जनजाति से संबंधित। तो परिचय में अगर हम देखें तो बंजारा जनजाति पर कबीलाई पद्धति का क्या है, प्रभाव आज भी है। तो ये क्योंकि कबीले में रहते हैं तो बंजारा जनजाति पर कबीलाई पद्धति का प्रभाव आज भी है। यह एक विमुक्त जनजाति है। बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है कि बंजारा जनजाति कैसी जनजाति है, विमुक्त जनजाति है, किंतु प्रदेश में कुछ क्षेत्र जैसे निमाड़, मालवा तथा मंडला, मंदसौर क्षेत्र आदि में यह स्थायी रूप से रहने वाली क्या है, जनजाति है। तो यह एक विमुक्त जनजाति है, मतलब यहाँ से वहाँ कभी भी ये मतलब मुक्त रूप से घूमती रहती है, तो विमुक्त जनजाति है। लेकिन प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कौन से क्षेत्र, निमाड़ हो गया, मालवा हो गया, मंडला हो गया, मंदसौर क्षेत्र आदि में यह स्थायी रूप में रहने वाली क्या है, जनजाति है। तो यहाँ पर मंडला, मंदसौर, निमाड़, मालवा क्षेत्र में जो बंजारा रहते हैं ये स्थायी रूप से यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्र जैसे निमाड़, मालवा, मंडला, मंदसौर क्षेत्र आदि में स्थायी रूप से रहने वाली क्या हैं, जनजातियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो बंजारा जनजाति का अभ्युदय मूलतः
राजस्थान से माना जाता है। यह स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते, तो वहाँ हमने देखा था कि पारधी भी जो थे उन्हें राजपूतों का वंशज माना जाता था। यहाँ बंजारा जनजाति भी जो है ये अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं, और इनका अभ्युदय या ओरिजिन जो है वो कहाँ से माना जाता है, ये राजस्थान से माना जाता है। इसके बाद हम विवाह की बात करते हैं, तो इनमें कौन कौन से विवाह बंजारा जनजाति में विधवा विवाह, चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह एवं नातरा विवाह क्या है, प्रचलित है। तो हमें ध्यान रखना है बंजारा जनजाति में हमने कौन कौन से विवाह देखे, विधवा विवाह, चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, नात्रा विवाह क्या है, प्रचलित है। इसके बाद हम बात करते हैं नृत्य के बारे में, तो बंजारा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तलवार नृत्य एवं डंडावेली नृत्य। जो ये कौन सा नृत्य, जो डंडावेली नृत्य है ना, ये पुरुष प्रेरक नृत्य है। डंडावेली नृत्य कैसा है, पुरुष प्रेरक नृत्य है। और बंजारा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य में हमने कौन से पढ़ा, तलवार नृत्य और डंडावेली नृत्य, जिसमें हमने डंडावेली नृत्य को क्या पढ़ा है, पुरुष प्रेरक नृत्य है, जो बंजारा लोग राजपूताना के राजा महाराजाओं के राज दरबारों में शक्ति प्रदर्शन एवं कर्तव्यबाजी के रूप में करते थे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बंजारा जनजाति के दो प्रमुख लोक नृत्य पढ़े, एक तलवार नृत्य, और दूसरा जो हमने नृत्य पढ़ा वो कौन सा नृत्य था, डंडावेली नृत्य था। और इसके बाद हम बात करते हैं मछली नृत्य। मछली नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। मछली नृत्य जो है ये बंजारा जनजाति का क्या है, प्रमुख नृत्य है। ये धार्मिक नृत्य है, मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बंजारा जनजाति का दो लोक नृत्य देखे थे, कौन कौन से देखे थे, तलवार नृत्य और डंडावेली नृत्य। इसके बाद हम देख रहे हैं मछली नृत्य। तीसरे नृत्य की हम बात करें जिसका नाम है मछली नृत्य, बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये धार्मिक नृत्य है, यह मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में क्या है, अधिक प्रचलित है। अब हम बंजारा जनजाति के देवताओं के बारे में देखते हैं। तो बंजारे सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, कौन से धर्म से, सिख धर्म से ये अधिक प्रभावित होते हैं। यह गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी हैं। इसके अतिरिक्त ये राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि देवताओं की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद हम अन्य तथ्य देखते हैं। बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के क्या है, आविष्कारक है। ये ऑलरेडी हमने बहुत बारी पढ़ा है कि बंजारा विश्व में जो होते हैं ये प्रथम कंघी के क्या है, आविष्कारक है। नोट दिया है लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील या सागर झील मध्य प्रदेश के सागर जिले में क्या है, अवस्थित है। तो हमें ध्यान रखना है लाखा बंजारा झील, जिसे सागर झील भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवस्थित है। इसके बाद बंजारा जनजाति विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। तो विवाह बंजारा जो जनजाति है उस विवाह में उड़द दाल का प्रयोग को क्या करती है, शुभ मानती है। बंजारा लोगों के गांव की बसावट को टांडा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंजारा लोगों के गाँव की बसावट को क्या कहा जाता है, टांडा कहा जाता है। टांडा का प्रधान अथवा सरदार नायक कहलाता है। तो बंजारा लोगों के गाँव की बसावट को क्या कहा जाता है, टांडा कहा जाता है। और टांडा का प्रधान अथवा सरदार जो होता है वो क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। बंजारा जनजाति में पटेल सरपंच का पद भी नायक संभालता है। तो बंजारा जनजाति में पटेल जो होता है सरपंच का पद भी जो है वो कौन संभालता है, ये नायक संभालता है। और बंजारा स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति हैं। तो बंजारा जो स्त्रियां होती हैं ये संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति हैं। और हमने क्या देखा, बंजारा जनजाति में पटेल मतलब सरपंच का जो पद होता है वो कौन संभालता है, नायक संभालता है। पहले यह जनजाति बालद लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। तो पहले ये जनजातियां क्या करती थी, बालद लाद कर लाती थी, मतलब क्या था कि बैलों पर लाद कर अपने जीवन उपयोगी सामग्री को विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया है, पशुचारण है। बंजारा घुमंतु जनजाति का समाज जो होता है वो कैसा होता है, तो इनका जो समाज है ये कैसा होता है, पुरुष प्रधान होता है। यह जनजाति जो है ये बंजारी बोली बोलती है। बंजारा महिलाएं संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय महिलाएं हैं, जो सिर पर राखड़ी या चूड़ा बांधती हैं तथा हाथों में हाथी दांत से बनी चूड़ियां पहनती हैं। तो ये बंजारा महिलाएं जो होती हैं वो संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय महिलाएं हैं, जो सिर पर राखड़ी या चूड़ा बांधती हैं और हाथों में हाथी दांत से बनी चूड़ियां पहनती हैं। मई
2023 में बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेलखेड़ा जिला मंदसौर में किया गया है। तो ये अपने आप में एक करंट का टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स कि मई 2023 में बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन समय में के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेलखेड़ा जिला मंदसौर में किया गया है। तो श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मेलखेड़ा जिला मंदसौर में किया गया है। और ये जो श्री रूप सिंह जी महाराज जो हैं ये कौन से समुदाय से संबंधित है? तो ये बंजारा समुदाय के क्या हैं? आराध्य देव हैं। इसके बाद अब हम अगली जनजाति पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? बांछड़ा जनजाति। यह विमुक्त जनजाति मुख्य रूप से दशपुर अंचल अर्थात अविभाजित मंदसौर जिले में क्या है? निवासरत है। तो बांछड़ा जनजाति जो है ये कैसी जनजाति है? विमुक्त जनजाति है। मुख्य रूप से दशपुर अंचल अर्थात अविभाजित मंदसौर जिले में क्या है? निवासरत है। इसके बाद बांछड़ा जनजाति के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो दक्षिण में यह रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र की सीमा तथा पूर्व में झालावाड़ सीमा तक तथा पश्चिम में राजस्थान की सीमा तक डेरे स्थापित किए हुए हैं। तो ये जो जनजाति है बांछड़ा जनजाति जो है, अगर हम दक्षिण में देखें तो रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र की सीमा तक, पूर्व में देखें तो झालावाड़ सीमा तथा पश्चिम में राजस्थान की सीमा तक क्या किए हुए हैं? डेरे स्थापित किए हुए हैं। इसके बाद मान्यता अनुसार बांछड़ा जनजाति मूलतः कंजर जाति से संबंधित है। तो बांछड़ा जनजाति मूलतः कौन सी जाति से संबंधित है? कंजर जाति से संबंधित है। किंतु कंजर से पृथक होकर इसने अपनी अलग संस्कृति का विकास कर लिया है। यह जनजाति जीवन यापन हेतु नट कार्य करती है। क्या करती है? तो कौन सी जनजाति जो है वो नट कार्य करती है? तो बांछड़ा जनजाति है जो अपने जीवन यापन हेतु कौन सा कार्य करती है? नट कार्य करती है। यह जनजाति बांस कला में निपुण होती है। तो बांस कला में कौन सी जनजाति निपुण होती है? बांछड़ा जनजाति निपुण होती है, जिस कारण लोग इसे बांसचड़ा पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? बांसचड़ा। तो बांसचड़ा का संबंध कौन सी जनजाति से है? बांछड़ा जनजाति से है। बांसचड़ा क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि ये बांस कला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कार्य करते हैं? नट कार्य करते हैं। और बांछड़ा जनजाति का मूलतः जो है ये संबंध कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो मूलतः कंजर जाति से क्या है? ये संबंधित है। यह जनजाति पीपल को देवता के रूप में क्या करती है? पूजती है। बांछड़ा जनजाति जो है पीपल को देवता के रूप में क्या करती है? पूजती है। तो इस तरीके से हमने बांछड़ा जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कालबेलिया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति के बारे में? कालबेलिया जनजाति के बारे में। यह मूलतः राजस्थान में पाई जाने वाली विमुक्त जनजाति है। तो ये जो कालबेलिया जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली विमुक्त जनजाति है जिसकी बसाहट मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये जो कालबेलिया जनजाति है ये क्योंकि राजस्थान में पाई जाती है तो हम वैसे भी समझ सकते हैं इसकी बसाहट जो है ये मध्य प्रदेश के किधर है? पश्चिमी क्षेत्र में है, मुख्यतः राजस्थान की सीमा से लगे समीपवर्ती क्षेत्रों में। कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक गुरु कानिफ नाथ थे। तो ध्यान रखना है हमें कि कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक कौन थे? तो कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक कौन थे? गुरु कानिफ नाथ थे। कौन थे? गुरु कानिफ नाथ थे। इस जनजाति के लोग भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं और भगवान शिव के समान स्वरूप धारण करते हैं। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कालबेलिया। तो हम ध्यान रखना है इस बात से कि इस जनजाति के लोग जो हैं ये भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं और भगवान शिव के समान स्वरूप धारण करते हैं। इसी कारण यह जनजाति सांपों का पालन पोषण करने वाली व सर्पदंश का उपचार करने वाली जनजाति के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति है जो सांपों का पालन पोषण करने वाली होती है? कालबेलिया जनजाति है। और सर्पदंश सांपों के डसने पर जो उपचार करने वाली जनजाति भी कही जाती है वो किसे कहा जाता है? कालबेलिया जनजाति को। और कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु कानिफ नाथ को। इसके बाद कालबेलिया नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है कालबेलिया नृत्य जो है वो इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यह जनजाति विश्व भर में हस्तशिल्प व वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो जनजाति है कौन सी जनजाति? कालबेलिया जनजाति
जनजाति है, ये विश्व भर में हस्तशिल्प, गुदड़ी व वस्त्र बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये मन का आभूषण व सूरमा बनाने के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये मन का आभूषण मतलब मोतियों का सामान बनाने के लिए और सूरमा बनाने के लिए भी क्या है, ये जनजाति कालबेलिया जनजाति प्रसिद्ध है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति के बारे में। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द कानन प्लस चर से हुई है। तो ध्यान रखना है हमें कि कंजर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा के शब्द कानन प्लस चर से हुई है, जिसमें कानन का अर्थ है जंगल तथा चर का अर्थ है विचरण करने वाला। अर्थात कंजर शब्द का अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इस समुदाय के लिए लोग स्वयं को दिव्य पूर्वज गुरु का वंशज मानते हैं। तो इस समुदाय के लोग स्वयं को क्या मानते हैं, तो मान गुरु का वंशज मानते हैं। कौन से, कंजर जो जनजाति के लोग हैं ये स्वयं को दिव्य पूर्वज मान गुरु का वंशज मानते हैं। जो कंजर जो है ये संस्कृत भाषा के शब्द कानन प्लस चर से इसकी उत्पत्ति हुई है। कानन का अर्थ होता है जंगल और चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला। अर्थात कंजर का मतलब क्या होता है, जंगलों में विचरण करने वाले। इसके बाद अब हम अगली जनजाति देखते हैं, बसाहट जनजाति। यह मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक विमुक्त जनजाति है। बसाहट जनजाति जो है यह मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक क्या है, विमुक्त जनजाति है। तो ध्यान रखना है हमें, बसाहट जनजाति भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली विमुक्त जनजाति है। भारत में इस जनजाति के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं तथा मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान की सीमा क्षेत्र से लगे हुए हैं, वहाँ पे बसाहट क्या करते हैं, बसाहट जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके बाद हम बसाहट जनजाति की भाषा के बारे में अगर देखें तो इनकी प्रमुख भाषा या बोली कंजरी है। इसके साथ ही ये लोग हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी भाषा बोलते हैं जिन्हें नरसी पारसी कहा जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बसाहट जनजाति के बारे में तो इनकी प्रमुख भाषा क्या है, तो इनकी प्रमुख भाषा कंजरी है और इसके साथ ये लोग हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी भाषा बोलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें नरसी पारसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरसी पारसी कहा जाता है। ये खाने के लिए शिकार करने वाली जनजाति है जो पशुपालन तथा कृषि कार्य भी करती है। तो ये खाने के लिए क्या करती है, शिकार करने वाली जनजाति है जो पशुपालन के साथ साथ क्या करती है, कृषि कार्य भी करती है। इसके बाद बसाहट जनजाति से जुड़े अन्य तथ्य को भी हम देखते हैं। यह संभवतः कंजर द्रविड़ मूल की एक घुमक्कड़ कबीलाई जनजाति है। तो ये कंजर जो है ये द्रविड़ मूल की क्या है, एक घुमक्कड़ कबीलाई जनजाति है। इस जनजाति की महिलाओं द्वारा चक्राकार नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना है हमें, चक्राकार नृत्य जो है ये बसाहट महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो ये बसाहट जो जनजाति है ये कंजर द्रविड़ मूल की एक कौन सी जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति है। यह जनजाति हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। तो ये हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है और इस जनजाति को क्या कहा जाता है, गिहार भी कहा जाता है। बसाहट जनजाति को क्या कहा जाता है, गिहार जनजाति भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भराडी हरबोला जनजाति के बारे में। भराडी हरबोला जनजाति में अगर हम देखें तो ये कहाँ पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र की अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। भराडी हरबोला जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये निमाड़ क्षेत्र में। और ये कैसी जनजाति है, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। निमाड़ में गायन के लिए पहचाने जाते हैं। कौन सी जनजाति, भराडी हरबोला जनजाति जो है ये निमाड़ में गायन के लिए पहचाने जाते हैं। ये स्वयं को अहीर बताते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा, इसे श्रवण तुला भी कहते हैं, इसे हरबोला स्वयं बनाते हैं। तो जो ये प्रमुख वाद्य यंत्र है तंबूरा, जिसे श्रवण तुला भी कहते हैं, ये तंबूरा जो है ये हरबोला स्वयं बनाते हैं। हरबोला जनजाति के लोग ये तंबूरे को स्वयं बनाते हैं। भिक्षावृत्ति भी करते हैं। तो ये भिक्षावृत्ति भी भराडी हरबोला की जनजाति के लोग जो हैं ये भिक्षा मांग के भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो भिक्षावृत्ति में भी ये क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, भराडी हरबोला से संबंधित, तो रियासत काल में हरबोले नगरों में आकर वृक्षों व ऊंचे स्थान पर चढ़कर आलाखंड का पाठ करते थे, वीर गायन करते थे। कौन, तो ये भराडी हरबोला जनजाति के लोग। इसके बाद हम बात करते हैं धनगर के बारे में। तो धनगर जनजाति जो है ये घुमंतु चरवाहा जनजाति है। तो ये जो धनगर जनजाति है ये कैसी जनजाति है, घुमंतु चरवाहा जनजाति है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में निवास करती है। धनगर जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में
में क्या करती है, निवास करती है। और खंडोबा इस जनजाति के लिए लोकप्रिय संरक्षक देवता है। खंडोबा जो है इस जनजाति के लिए लोकप्रिय संरक्षक देवता है। तो हमें ध्यान रखना है, धनगर जो है ये घुमंतू चरवाहा जनजाति है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में निवास करती है। और खंडोबा इस जनजाति के लोकप्रिय संरक्षक क्या हैं, देवता हैं। अब हम बात करते हैं लोहार पिट्टा या लोहगढ़िया जनजाति के बारे में। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, छतरपुर, सागर क्षेत्र में निवास करती है। तो ये जो लोहार पिट्टा जनजाति है, जिसे हम लोहगढ़िया भी कहते हैं, ये पन्ना, सतना, छतरपुर, सागर क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। इस जनजाति की कला, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, वेशभूषा और खान पान राजस्थानी परिवेश से मिलता जुलता है। तो इस जनजाति की जो कला संस्कृति है, अगर हम बात करें लोहार पिट्टा या लोहगढ़िया की, तो इनका जो खान पान, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, वेशभूषा, ये राजस्थान परिवेश से क्या है, मिलता जुलता है। लोहार पिट्टा जनजाति का प्राचीन काल से प्रमुख व्यवसाय जो हुआ करता था वो क्या है, तलवार, कटारी, ढाल आदि बनाना। तो लोहार पिट्टा जनजाति का प्राचीन काल से प्रमुख व्यवसाय क्या है, तलवार, कटारी, ढाल आदि बनाना। लोहार पिट्टा बघेलखंड में लोहागढ़िया नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि लोहार पिट्टा जो है ये बघेलखंड में किस नाम से जाने जाते हैं, लोहागढ़िया नाम से जाने जाते हैं। लोहागढ़िया समुदाय मूलतः राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संबंधित है। तो जो ये लोहागढ़िया समुदाय है, ये मूलतः कहाँ से संबंधित है, राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संबंधित है। और लोहार पिट्टा को बघेलखंड में किस नाम से जाना जाता है, लोहागढ़िया नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है, तलवार, कटारी और ढाल का निर्माण करना। यह जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये लोहार पिट्टा जनजाति जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और यह मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ जनजाति वर्ग में शामिल है। कौन सी जनजाति वर्ग में शामिल है, घुमक्कड़ जनजाति वर्ग में शामिल है। अपने समाज में ही दूध को बचाकर विवाह का प्रचलन इस जनजाति में पाया जाता है। तो अपने समाज में ही दूध को बचाकर विवाह का प्रचलन इस जनजाति में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि मतलब सगे भाई बहन शादी नहीं करेंगे, उसके अलावा ये किसी भी रिलेशन में क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। तो अपने समाज में ही दूध को बचाकर विवाह का प्रचलन इस जनजाति में क्या होता है, पाया जाता है। किसमें, कौन सी जनजाति में, लोहार पिट्टा जनजाति, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लोहगढ़िया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जनजाति के बारे में, जिसे हम कहते हैं कबूतरा जनजाति। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ इलाकों में बसी विमुक्त जनजाति है। तो कबूतरा जनजाति कैसी जनजाति है, विमुक्त जनजाति है। खाना बदोश जनजाति है, मतलब खाने के लिए इधर से उधर घूमना। तो ये विमुक्त जनजाति है। इस जनजाति के लोग गुनिया वीर देवता की पूजा करते हैं। तो इस जो कबूतरा जनजाति के लोग हैं ये गुनिया वीर देवता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कबूतरा समुदाय जो होता है वो कैसा है, प्रधान है, पुरुष प्रधान जनजाति है। और यह जनजाति सामूहिक रूप में न बसकर फैले हुए रूप में बसती है। कबूतरा समाज की कबूतरी महिलाएं शराब बनाने और बेचने का क्या करती हैं, काम करती हैं। तो कबूतरी महिलाओं का क्या काम है, शराब बनाना और बेचने का काम करती हैं। कबूतरा समाज के पुरुष आदिकाल में चोरी, डकैती जैसे आपराधिक कार्यों में संलग्न रहते थे। तो कबूतरा समाज के जो पुरुष हैं वो क्या करते थे, आदिकाल में चोरी, डकैती जैसे आपराधिक कार्यों में संलग्न रहते थे। और इस समाज में मृत्यु के समय करुण मरसिए गाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि करुण मरसिए जो है ये मृत्यु के समय गाया जाता है। और कौन सी जनजाति में गाया जाता है, तो कबूतरा जनजाति में गाया जाता है। और इस समाज में सती होना क्या था, प्रचलन में था। कौन सी जनजाति में, कबूतरा जनजाति में सती होना जो था वो क्या था, प्रचलन में था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं घुमंतू जनजातियों से संबंधित, नेक्स्ट टॉपिक घुमंतू जनजातियों से संबंधित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो योजना हम पढ़ते हैं वो राज्य छात्रवृत्ति योजना पढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक छात्र एवं छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो राज्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्या होता है, कक्षा 1 से 10 तक छात्र एवं छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक मतलब 10 माह के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कैसे, जैसे कक्षा 1 से 5 तक छात्र को 150 रुपये और छात्राओं को 150 रुपये। कक्षा 6ठी से 8वीं तक छात्र को 200 रुपये और छात्राओं को 600 रुपये दिया जाता है। और कक्षा 9 से 10वीं तक छात्रों को 600 रुपये और छात्राओं को 1200 रुपये दिया जाता है। तो इस तरीके से राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत क्या किया जाता है, कक्षा 1 से 10 तक क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। और 1 से 5 तक जो छात्र को 150 रुपये, छात्राओं को भी 150, 6ठी से 8वीं तक
छात्रों को 200 रुपये और छात्राओं को 600 रुपये, और कक्षा 9वीं और 10वीं में छात्रों को 600 रुपये और छात्राओं को 1200 रुपये। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है। तो ये समेकित छात्रवृत्ति योजना जो है, ये छात्रवृत्ति का जो वितरण है ये लोक शिक्षक संचालनालय के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान समूह, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कृषि, वाणिज्य इत्यादि समूहों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 2.5 लाख की आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को निर्धारित पूर्ण निवास भत्ता एवं शासकीय संस्थानों में निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क का क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो जिनकी भी आय जो है वो 2.5 लाख की आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, निर्धारित पूर्ण निवास भत्ता एवं शासकीय संस्थानों में निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क का क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। कौन सी? पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं अगली योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं में क्या होता है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है। प्रथम बार कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रुपए 3000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पहली बार अगर कोई भी कक्षा 11वीं में कोई छात्रा प्रवेश करती है जिसका संबंध विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति से संबंध है, तो प्रवेश लेने पर रुपए 3000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद अगला हम अगर देखें तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो अगर हम देखें, अगर कोई भी छात्र या छात्रा अगर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करती है और अगर उसका संबंध विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति से है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 20,000 रुपये दिया जाता है और संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि के रूप में उन्हें कितना दिया जाता है, 40,000 रुपये। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रुपये 30,000 दिया जाता है, और वहीं पर अगर संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता परीक्षा अगर मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60,000 रुपये दिए जाते हैं। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 25,000 प्रोत्साहन राशि और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कितना दिया जाता है, 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट योजना देखें तो सैनिक स्कूल या पब्लिक स्कूलों के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत सैनिक स्कूल या निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने पर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना क्या है, संचालित है। तो शिक्षण शुल्क की क्या होगी, प्रतिपूर्ति की योजना क्या की गई है, संचालित की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना, दूरस्थ स्थान के विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई है तो दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं, उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जाती है ताकि उनके लगातार अध्ययन में व्यवधान न आए। तो मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना जो है ये विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए है, और क्या दिया जाता है, जो दूर रहते हैं उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदान करने हेतु ये योजना क्या की गई है, संचालित की गई है। अगला है विमुक्त जाति छात्रावास योजना। तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के दूरस्थ स्थान से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 6,550 सीट्स स्वीकृत हैं। योजना अंतर्गत बालकों हेतु रुपये 1,090 एवं बालिकाओं हेतु रुपये 1,130 शिष्यवृत्ति प्रतिमाह 10 माह हेतु से क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो बालकों को कितना दिया जाता है, 1,090 रुपये, और बालिकाओं के लिए कितना दिया जाता है, 1,130 रुपये 10 माह के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक विकास की योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति वर्ग के व्यक्तियों
कि आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता तथा 5% ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक राशि रुपये 25,000 प्रति वर्ष की सीमा में प्रदान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में क्या होता है, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता, परियोजना लागत की 30%, अधिकतम राशि रुपये 3 लाख रुपए तथा 5% ब्याज अनुदान, महिलाओं को 6%, अधिकतम 7 वर्षों तक राशि रुपये 25,000 प्रति वर्ष की सीमा में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ये किसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा योजना जो है वो है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में क्या है, योजना अंतर्गत समाज में सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मार्जिन मनी सहायता, परियोजना लागत का 50%, अधिकतम रुपये 15,000 उपलब्ध कराई जाती है। तो मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में क्या है, उनको कुछ भी अपने लिए करने के लिए क्या दिया जाता है, पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। और मार्जिन मनी जो सहायता है वो परियोजना लागत का कितना होता है, 50% होता है, मतलब अधिकतम रुपए कितने दिए जा सकते हैं, 15,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद विमुक्त जनजाति वस्ती विकास योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु बाहुल्य बस्तियों, ग्राम, वार्ड, मोहल्ले, मजरे, टोलों एवं डेरों में अधोसंरचना के विकास हेतु योजना संचालित है। इसके अंतर्गत सीसी रोड, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था आदि मूलभूत आवश्यकताओं हेतु सामुदायिक निर्माण कार्य कराए जाते। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, विमुक्त जनजाति वस्ती विकास योजना के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा था कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु बाहुल्य बस्तियों, ग्राम, वार्ड, मोहल्ले, मजरे, टोलों एवं डेरों में अधिसंरचना के विकास हेतु योजना क्या है, संचालित है। और इसके अंतर्गत सीसी रोड, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था आदि मूलभूत आवश्यकताओं हेतु सामुदायिक निर्माण कार्य कराए जाते हैं। मतलब सरकारी कार्य कराए जाएंगे, किनके लिए, विमुक्त जनजाति के लिए, और मतलब उनके रहने का क्या किया जाएगा, इंतजाम किया जाता है। इसके बाद विमुक्त जाति वस्तुओं में विद्युतीकरण योजना के बारे में देखते हैं। तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के लोगों की बस्तियों में जहां पर 100 लोगों से कम की आबादी है एवं विद्युत व्यवस्था नहीं है, वहां विद्युत आपूर्ति की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विद्युत लाइन का विस्तार, ट्रांसफार्मर लगाना, खंभे लगाना इत्यादि कार्य इस योजना अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2021 में घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के युवाओं को कौशल विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की ग्रांट भारत सरकार द्वारा दी गई है। तो ध्यान रखना है हमें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार, कौन सी रिपोर्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के युवाओं को कौशल विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की ग्रांट भारत सरकार द्वारा दी गई है। इसके बाद देखें अगर हम, तो मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात करते हैं, अभिकरण के बारे में। तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण है, इसका गठन वर्ष 1996 में किया गया था। अभिकरण में एक अध्यक्ष, 6 शासकीय एवं 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया, वर्ष 1996 में। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 6 शासकीय और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। संचालक अनुसूचित जनजाति विभाग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विकास अभिकरण के क्या होते हैं, पदेन सदस्य सचिव होते हैं। तो ध्यान रखना है हमें, संचालक अनुसूचित जनजाति विभाग, विमुक्त विभाग, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विकास अभिकरण के क्या होते हैं, ये अभिकरण के क्या होते हैं, पदेन सदस्य सचिव होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अभिकरण के उद्देश्य क्या है। तो अभिकरण के उद्देश्य के बारे में बात करें तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उनकी समस्याओं का पता लगाना अभिकरण का क्या है, उद्देश्य है। तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उनकी समस्याओं का पता लगाना अभिकरण का उद्देश्य है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन तथा उत्पादन के लिए जातियों के परामर्श से योजनाएं तैयार करना,
ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सके। तीसरा, इन योजनाओं को या तो प्रत्यक्ष रूप से या समुचित अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित करना। तो ये जो है ये क्या है, अभिकरण के क्या है, उद्देश्य हैं। तो हमने अभिकरण का उद्देश्य में क्या पढ़ा, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंती जनजाति के विकास एवं उनकी समस्याओं का पता लगाना, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन तथा उत्पादन के लिए जातियों के परामर्श से योजनाएं तैयार करना ताकि उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति हो सके। तीसरा, इन योजनाओं को या तो प्रत्यक्ष रूप से या समुचित अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित करना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजातियों के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया था? तो हमने पढ़ा था 22 जून 2011 को। तो मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2011 में। सेकेंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कुल कितनी जनजातियां हैं? तो कुल 51 जनजातियां हैं जो विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है? तो विमुक्त के रूप में कौन सी जनजाति जो है वो अधिसूचित है? तो दिए हुए ऑप्शन में अगर हम विमुक्त के रूप में देखते हैं तो कंजर जनजाति जो है वो विमुक्त के रूप में क्या है, अधिसूचित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि अभिकरण का गठन कब किया गया था, वर्ष 1996 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितनी जनजातियां घुमंतु एवं अर्धघुमंतु के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त हैं? तो घुमंतु और अर्धघुमंतु के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, कुल कितनी जनजातियां हैं? कुल 30 जनजातियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस जो है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त, घुमंतु जनजाति पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कालबेलिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो कौन से वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 2010 में इसको क्या किया गया था, यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जनजाति है वो कौन सी है? तो वो जो है वो कालबेलिया जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कालबेलिया जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया वंश के संस्थापक कौन है? तो कालबेलिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमने पढ़ा था गुरु कानिफनाथ थे। कौन थे? गुरु कानिफनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सीहोर एवं रायसेन क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? तो सीहोर और रायसेन क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? पारधी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां किस विमुक्त जनजाति से संबंधित है? तो सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय विमुक्त जनजाति कौन सी है? तो ये हमारी बंजारा जनजाति है। डंडावेली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो डंडावेली नृत्य हमने पढ़ा था, बंजारा में हमने 3 नृत्य पढ़े थे, तलवार नृत्य, डंडावेली नृत्य और मछली नृत्य। तो किससे संबंधित है? बंजारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहेलियों को किस विमुक्त जनजाति के समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो बहेलियों को कौन सी जनजाति में सम्मिलित किया जाता है? तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा पारधी जनजाति। कौन सा? पारधी। तो बहेलियों को पारधी विमुक्त जनजाति के समूहों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकू रामजी आयोग का गठन कब किया गया? तो बीकू रामजी आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1999 में बीकू रामजी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? तो कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अशासकीय सदस्य होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक अध्यक्ष होता है अभिकरण में, 6 शासकीय सदस्य होते हैं और 5 क्या होते हैं? अशासकीय सदस्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कुल कितनी विमुक्त जनजातियां अधिसूचित है? तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी विमुक्त जनजातियां अधिसूचित हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 21। तो कुल 21 विमुक्त जनजातियां क्या हैं? अधिसूचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया है? ये वर्ष 2011 में किया गया है। आला खंड का गायन करने वाली जनजाति कौन सी है? तो आला खंड का गायन करने वाली जनजाति जो है वो कौन सी है? हरबोले जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचानी जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचानी जाने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? हरबोले जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? तो बांछड़ा जनजाति का संबंध जो है वो किससे था? कौन सी जनजाति से था? कंजर जनजाति से था। तो जीवन यापन हेतु नट कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है? बांछड़ जनजाति, बांछड़ जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं? तो मान गुरु का वंशज कौन से जनजाति के लोग मानते थे? कंजर जनजाति के लोग। कौन से जनजाति के लोग? कंजर जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते थे। इसके बाद नरसी पारसी का संबंध किससे है? तो नरसी पारसी का संबंध जो है ये किससे है? तो नरसी पारसी का संबंध कंजर जनजाति से है। किससे है? कंजर जनजाति से है। चक्राकार नृत्य जो है वो किस जनजाति का है? तो चक्राकार नृत्य जो है ये कौन सी जनजाति का है? कंजर जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है? चक्राकार नृत्य जो है ये कंजर जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सिख इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो हिंदू सिख इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति जो है वो कंजर जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जनजाति को गिहार कहा जाता है? तो गिहार कौन सी जनजाति को कहा जाता है? तो गिहार जो है ये कंजर जनजाति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भराडी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है? तो हराडी हरबोला जो है ये कौन सी क्षेत्र की है? निमाड़ क्षेत्र की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबूरा या जिसे हम श्रवणतुला भी कहते हैं वाद्य यंत्र किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो है तंबूरा है ये कौन सी जनजाति बनाती है? तो ये जो तंबूरा है ये कौन बनाती है? भराडी हरबोला जनजाति इस तंबूरे को वाद्य यंत्र को बनाती है। नेक्स्ट है, बांछड़ा जनजाति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो बांछड़ा जनजाति का संबंध जो है ये दसपुर क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से है? दसपुर क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति को बांस चढ़ा पुकारते हैं? तो बांस चढ़ा क्योंकि ये बांस में निपुण होते हैं इसलिए बांछड़ा जनजाति को क्या कहा जाता है? बांस चढ़ा पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांछड़ा जनजाति किस देवता रूप में पूजती है? किसे देवता के रूप में पूजती है? तो बांछड़ा जनजाति है वो किसे देवता के रूप में पूजती है? तो पीपल वृक्ष को क्या करती है? देवता के रूप में पूजती है। नेक्स्ट, बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है? पारधी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? पारधी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता पकड़ने में माहिर जनजाति कौन सी है? तो चीता पकड़ने में माहिर जनजाति जो है वो कौन सी है? चीता पारधी है। और नेक्स्ट, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सारे क्वेश्चंस को डील किया और ये चैप्टर भी उसी तरीके से ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।